तो सब चकाचक दोस्तों आज हम लोग हिंदी में वर्ण व्यवस्था तथा उच्चारण पढ़ेंगे। ठीक, आज ये पार्ट 1 होगा दोस्तों। अब हम पार्ट 2 का आपको कल वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। पूरे 5 साल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आए हैं, जैसे लेखपाल, टेट, सीटेट, यूपीएसआई, एसएससी-जीडी, बीएड एंट्रेंस इत्यादि कई तरह के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं हर एक प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो व्यर्थ समय न गंवाते हुए तुरंत शुरू करते हैं। और दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, ये आप हमको वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों स्टार्ट होता है कि हिंदी में अगर क्वेश्चन आ गया कि कुल कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या होती है 52। ठीक है, और अगर पूछ दे कि मूल वर्ण कितने होते हैं, मूल संख्या कितनी होती है वर्णों की, तो वो होती है 44। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट है हिंदी के वर्णों के प्रकार। इनके वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, आगे देखते हैं स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण के बारे में दोस्तों है कि इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है तथा उच्चारण में कम समय लगता है। जो स्वर होते हैं इनका उच्चारण आप जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 11। इनकी कुल संख्या 11 होती है। नेक्स्ट है 11 स्वर हैं कौन कौन से? तो अ से लेके औ तक, अ से लेके औ तक कौन कौन, एक बार हम बोल देते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है दोस्तों, तैयार कर लें इसको। री जरूर रहता है, इसको ध्यान लीजिएगा, अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं। नेक्स्ट है मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। यूपीएसआई में शायद ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि हमने कई एग्जाम से क्वेश्चन उठाए हैं तो हम कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम में से उठाया गया है। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर। ह्रस्व स्वर को अच भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो दोस्तों यूपी बीएड एंट्रेंस में आ चुका है। तो बात करते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर जो होते हैं इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ह्रस्व मतलब होता है छोटे स्वर। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं आपको। ह्रस्व स्वर मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो छोटे अक्षर, छोटे स्वर कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आपसे थोड़ी बात कर लेते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अ, छोटा ई, छोटा ऊ तथा री, ये कुल 4 होते हैं। ठीक है, यानी ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर। दीर्घ माने बड़ा। ठीक, बड़े स्वर होते हैं। ठीक है, बड़े स्वर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये जान लें कि दीर्घ स्वरों को हल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन यूपी बीएड में आया हुआ है, साथ ही ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी फंसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तैयार करते चलें। तो बात करते हैं दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर की, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से, ह्रस्व मतलब अभी आपने ऊपर देखा ये ह्रस्व स्वर बताए थे हमने, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, यानी छोटे स्वरों से 2 गुना समय जिन स्वरों में लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, अब दीर्घ स्वर है कौन, तो देखिए दोस्तों दीर्घ स्वरों की संख्या होती है मूलतः 3। ठीक है, मूलतः 3 और कुल 7 होती है। ये ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे मूलतः दिखाया है आपको। मूलतः 3 होते हैं। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और कुल होते हैं 7, जिसमें ए, ऐ, ओ और औ भी जोड़ दिया जाता है। लेकिन उनको हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं, जिसकी चर्चा हम अभी तुरंत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगला है संयुक्त स्वर, जिसकी बात हमने अभी आपसे कही थी। ठीक है, संयुक्त स्वर जो होता है ये 2 भिन्न स्वरों के योग से बनता है। ठीक है, 2 भिन्न स्वर, 2 अलग अलग स्वरों के जोड़ने से बनता है संयुक्त स्वर। ठीक, संयुक्त स्वर हमने अभी आपको बताया था, ए, ऐ, ओ और औ। क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है कि ए किन 2 स्वरों के मिलने से बनता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों कई तरह के एग्जाम, टेट, सीटेट, अदर एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। ठीक, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ए बनता है अ और छोटी ई से, अ और छोटी ई से ए बनता है। ऐ बनता है अ तथा ऐ से, अ तथा ऐ से। ओ बनता है अ तथा छोटा ऊ से, और औ बनता है अ तथा ओ से। ठीक है, कॉम्बिनेशन अच्छे से तैयार करिएगा दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। नेक्स्ट है अगला आता है नोट। एक देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि उच्चारण के स्थान पर संयुक्त स्वर को दीर्घ स्वर में गिना जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि बोलने के टाइम जो पीछे हमने आपको दीर्घ स्वर 3 बताए थे, वो टोटल कितने हो जाते हैं? 7। यानी यहां पर है कि बोलने के आधार पर उच्चारण के स्थान पर संयुक्त स्वर को दीर्घ स्वर में गिना जाता है। ये सारे संयुक्त स्वर दीर्घ में गिने जाते हैं, तब इनकी संख्या 7 हो जाती है। ठीक है, तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है अंग तथा अह की बात करते हैं।
अंग तथा अह ये न ही स्वर हैं न ही व्यंजन, ये स्वर में भी नहीं आते, ये व्यंजन में भी नहीं आते। ठीक, इनको अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, इनको अयोगवाह या नपुंसक वर्ण कहा जाता है। बात करते हैं अंग की, तो अंग होता है अनुस्वार, अंग होता है अनुस्वार और अह होता है विसर्ग। ठीक, ऊपर बिंदु लगेगा तो ये अनुस्वार है, ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा तो ये नासिक के होता है, नासिका में आता है। ठीक है, वो भी आता है अयोगवाह के ही अंदर। ठीक, नीचे उसकी चर्चा होगी। आगे आते हैं अह पे जब दो बिंदी लगती है तो दो बिंदी अगर दिखाई दे तो वो विसर्ग है। नेक्स्ट आते हैं प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर। ठीक, ऐसा स्वर जो 3 मात्राओं से बना हो उसको त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं या प्लुत स्वर कहते हैं। इसका अर्थ एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्लुत का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है उछलता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार के स्वर में उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए कि ह्रस्व स्वर से हमने दीर्घ स्वर को कंपेयर करके बताया था कि दीर्घ में 2 गुना समय लगता है ह्रस्व से, और त्रिमात्रिक है यानी 3 है तो 3 का मतलब 3 गुना। इसका जो अक्षर होगा इसमें 3 गुना समय लगेगा ह्रस्व की तुलना में। तो ये कौन सा एग्जाम्पल इसका क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल होता है ओम। अच्छे से जानते होंगे इस लेटर को। तो त्रिमात्रिक स्वर केवल एक होता है, कैठो एक ठो होता है, जिसमें इसका एग्जाम्पल है ओम। ठीक, इसको बोलते कैसे हम लोग, शुद्ध भाषा में इसको बोलते हैं ओ इम। ठीक है, ओ इम 3 स्वर से मिलकर बनता है ओम। कंफर्म हो गया। देखते हैं आगे। दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको आज का क्लास। ठीक, हर एक चीज अच्छे से समझ ले दोस्तों। पूरे मेहनत के साथ आपके लिए 5 साल के सारे क्वेश्चन हमने बहुत गिन चुन कर बनाया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला आता है दूसरा नंबर व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की बात करते हैं तो इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क, अब क है दोस्तों, यानी जो आप बोलते हैं कि कपड़ा क, जो भी आप वर्ड यूज करते हैं, तो क बोलते कैसे हैं, तो क तो हलंत होता है। कोई भी वर्ड जो होता है जो क से लेके ज्ञ तक होता है ये पूरा नहीं होता, इसमें हलंत होता है। लेकिन जब हम इसको पूरा बोलते हैं तो स्वर अ मिला के बोलते हैं अ, तो क पे हलंत धन अ कुल मिला के होता है क। ठीक है, तो हमेशा व्यंजनों को स्वर की सहायता से बोला जाता है, ये अकेले नहीं बोले जा सकते। उसी बात को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजनों की कुल संख्या होती है 33। ठीक, व्यंजन जो होते हैं मूल संख्या में 33 होते हैं। ठीक है, बोलने के आधार पर व्यंजन के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से भेद है देखते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, इनको वर्गीय व्यंजन यानी वर्गों में बटा हुआ व्यंजन भी कहा जाता है, जो कुल इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, अब कौन कौन से वर्ग बनते हैं तो देखिए, वर्ग है, आपने हिंदी में जब स्टार्ट किया होगा तो क च ट त प देख रहे हैं ना, क ख ग घ ङ, ऐसे ही क वर्ग है, ये च का वर्ग यहाँ पे रहा, ट वर्ग दिख रहा होगा, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग बनते हैं। और हर एक वर्ग में 5 आपको वर्ण दिख रहे होंगे, 5 अक्षर आपको दिख रहे होंगे। ठीक, तो इन्हीं को मिला करके बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। ये सारे स्पर्शी व्यंजन हैं। अब बात करते हैं जो क वर्ग होता है, इसको बोलने का स्थान कहाँ है। आप बोलते हैं तो आपके मुंह में किस स्थान से इसका पूरा उच्चारण निकलता है, उच्चारण स्थान अच्छे से तैयार करेंगे दोस्तों। देखिए, क च ट त प लाइन से ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर स्टार्ट है क से क, कंठ। ठीक, स्टार्टिंग क से क होगा, आपको याद करने में बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, क से क स्टार्ट कंठ से करेंगे, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इस तरह से 5 वर्ग का आप याद कर लेंगे। फिर से आप अच्छे से रट लेंगे, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। तो अगला है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अब अंतस्थ व्यंजन, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में फंसे हुए हैं दोस्तों, तो जरा भी वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखते रहें दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन जो होता है, अगर इसके बारे में डेफिनेशन एग्जाम में आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में सांस अंदर की ओर खींच जाती है। ठीक, अगर आप बोलते हैं जिन वर्णों को और सांस अंदर की ओर खींच जाती है तो उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब अंतस्थ व्यंजन है कौन से और कितने होते हैं, तो ये कुल 4 होते हैं, और ये होते हैं य, र, ल और व। ठीक, इनको आप अभी बोल के देखिए तो आपको लगेगा कि सांस अंदर की ओर खींच जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इनके उच्चारण से शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी जिन अक्षरों को बोलें तो बोलने से आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, जैसे आभास होता है कि गर्मी उत्पन्न हो रही है, वे ही वर्ण कहलाते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन।
ठीक है दोस्तों। अब उष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। कंफ्यूज करके रख देगा आपको एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम आपको इसका तरीका बता रहे हैं कि कैसे आप एकदम संभल जाएंगे, गलती नहीं होगी। पहले आप देख लें कि उष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, स, श, स और ह। ठीक है। अब आप एक बात ध्यान दें, उष्म में ये आपको षटकोण स दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा षटकोण स, और संघर्षी में आपको छोटा स दिख रहा होगा। स और स यानी स्टार्टिंग इसमें स से हो रही है, तो आपका स वाला ही ये उत्तर बनेगा। ठीक, कंफ्यूजन दूर हो रही होगी। और जब स वाला मैच कर गया तो पक्का है जो बचेगा वो अंतस्थ व्यंजन में जाएगा, यानी य र ल व अंतस्थ व्यंजन में चला जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, हम आपसे बस एक ही अपेक्षा करेंगे, आप अपना कीमती कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। ठीक, इतना मेहनत करने के बाद अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मनोबल डाउन हो जाता है, तो दोस्तों खास ख्याल रखेंगे। देखते हैं आगे। संयुक्त व्यंजन ये दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों मतलब दो अलग अलग व्यंजनों के योग से यानी जोड़ने से बनता है। ठीक, संयुक्त व्यंजन है कौन से, तो देखिए छतरी छ दिख रहा होगा, आपने पढ़ा होगा छतरी छ, छतरी छ, उसके बाद त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, यही 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, बात करते हैं कि ये संयुक्त बना कैसे, ये किन दो अक्षरों के जोड़ने से बनते हैं। तो छतरी छ की बात करते हैं तो ये क और षटकोण स, ध्यान दीजिएगा, क और षटकोण स के मिलने से बनता है छ। ज्ञ, ज्ञ जो होता है ये ज और इ से बनता है, ज्ञ जो होता है ये ज और इ से बनता है। ठीक है, बोल रहे हैं ज्ञ, ग बोल रहे हैं, लेकिन ग है नहीं, ये ज है, ज और इ से मिलकर बनता है ज्ञ। त्र, त्र होता है ये सिंपल है, ये त और र से बनता है, त्र, और स्र भी सिंपल है, स और र से बनता है। तो ये दोनों सिंपल लगेंगे आपको, ये तुरंत याद हो जाएगा, इसको आप थोड़ा सा रट लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है निर्मित व्यंजन। निर्मित व्यंजन की संख्या 2 होती है। निर्मित व्यंजन वे होते हैं जो हमारे वर्णमाला में होते नहीं हैं, इनको हमने खुद बनाया है। ठीक है, निर्मित किया है, बनाया है। जैसे ढ, ढ देख रहे होंगे, और ड़, ये ड़ होता नहीं है, इसको बनाया गया है। आपने ड पढ़ा होगा, डाली ड पढ़ा होगा, लेकिन डाली ड के नीचे बिंदी बाद में लगी थी। ठीक है, तो इसको वर्णमाला में जोड़ा नहीं गया है, इसलिए इसको निर्मित व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है वैदिक व्यंजन। वैदिक व्यंजन दोस्तों जो होता है ये ल जैसा होता है, देखिए यहाँ पे हमने साइन बनाया हुआ है, ल जैसा होता है। इसका प्रयोग हम लोग अपने वर्णमाला में करते ही नहीं हैं। ठीक है, बस इसका आपको जो वर्णन दिखेगा, जहां भी आपको दिखेगा, ये वेदों में दिखेगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। वे व्यंजन जो केवल वेदों तक ही सीमित हैं उन्हें क्या कहते हैं, वैदिक व्यंजन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल है इसका, यहाँ पे देख लीजिए, इसको लुंठित ल कहा जाता है। ठीक है, लुंठित ल कहा जाता है। ठीक है, लुंठित ल का अर्थ होता है, लुंठित ल का अर्थ होता है यानी लुंठित अर्थात सोया हुआ। ठीक, या निरर्थक। ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो वही निरर्थक होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग मराठी भाषा में भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नोट रहेगा आपके लिए, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाए न व्यंजन में, इनको आयोग वाह वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से, आयोग वाह वर्ण जो होते हैं इनमें न स्वर आते हैं न व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो आखिर ऐसे वर्ण हैं कौन कौन, तो आपको अपने ऊपर बताया था कि अंग और अह। देखिए अंग और अह ये दोनों हमने बताया था, ये इनको अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों आयोगवाह में होते हैं, प्लस इसके साथ साथ जिह्वा मूलीय और उपाधमानीय। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आयोगवाहों की संख्या कुल 4 होती है, चारों आपने देख लिया है। जिह्वा मूलीय जो होता है, जैसे आप बोलते हैं डॉक्टर, ठीक है, तो डॉ के ऊपर आपने देखा होगा घूमा हुआ चंद्रबिंदु होता है, लेकिन वो चंद्रबिंदु होता नहीं, उसमें बिंदी नहीं लगी होती है। ठीक, तो उसको जिह्वा मूलीय बोला जाता है। और एक आता है उपाधमानीय यानी चंद्रबिंदु टाइप का। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के ये 4 होते हैं आयोगवाह वर्ण, याद कर लीजिएगा। टेट 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का पूरा मैटर आपको मिल चुका है। इसकी PDF लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको मुहैया करा देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल में। तो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और नीचे कीमती कमेंट अपना जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं जल्द ही। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।